जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था, हितेश वीर को डिवाइस प्रिंट में ट्रेनिंग करने के लिए फंसा देता है। हितेश की बात सुनकर मोटू स्क्वाड लीडर के चेहरे का रंग बदल जाता है, क्योंकि उनसे पहले भी बहुत सारे कमाल के सोल्जर इसे ट्राई कर चुके हैं, लेकिन वो सभी के सभी फेल हो गए। वीर मोटू स्क्वाड लीडर के कंधे के ऊपर हाथ रखकर बोलता है, कैप्टन मुझे जाने दो, मैं इसे ट्राई करना चाहता हूँ। वीर हितेश की तरफ देखते हुए मन में सोचता है, अच्छा तुम मुझे देखना चाहते हो, चलो फिर मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ। इसके बाद वीर उस ट्रेनिंग डिवाइस प्रिंट के सामने खड़ा हो जाता है। वीर मन में सोचता है, रूही ने मुझे डफने में लाने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना किया है। अगर मैं इस टेस्ट में फेल हो जाता हूँ तो रूही का नाम बदनाम हो जाएगा और उसका बॉयफ्रेंड उसे बदनाम कैसे होने दे सकता है। और मैंने इस हितेश का पता नहीं क्या बिगाड़ा है जो ये मेरे लिए हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। और फिर हम एक फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ पर रूही वीर को हितेश के बारे में वीर को बताती है। हितेश एक्सपर्ट ग्रुप का एक मेंबर है और मैंने जिस पुराने कैप्टन की जगह ली थी उनके एक्सपर्ट ग्रुप के साथ में अच्छे रिलेशन थे, इसलिए एक्सपर्ट ग्रुप के सभी मेंबर मुझसे चिढ़ते हैं। हालांकि हितेश आर्मर स्क्वाड का कैप्टन है, लेकिन उसे एक्सपर्ट ग्रुप के सजेशन के कारण उसे सिलेक्ट किया गया है, इसलिए पूरा आर्मर स्क्वाड एक्सपर्ट ग्रुप के लिए काम करता है। और फिर सीन वापस आता है जहाँ पर वीर हितेश की तरफ देख रहा होता है। हितेश वीर से बोलता है, मैं तुम्हारी एम्बेरसमेंट देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। वीर उससे कहता है, अच्छा तुम तमाशा देखना चाहते हो, चलो फिर मैं तुम्हें तमाशा दिखाता हूँ। ये बोलकर वीर उस ट्रेनिंग डिवाइस प्रिंट के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर वीर बहुत ही स्पीड से उस ट्रेनिंग डिवाइस प्रिंट के अंदर रैंडमली स्पॉन होने वाली मेटल की दीवारों के ऊपर पैर रखते हुए व्हाइट जोन की तरफ जाने लगता है। पहले जिन सोल्जर ने भी इस डिवाइस प्रिंट को ट्राई किया था वो सभी अपनी स्पीड को कंट्रोल करके इसे ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहते थे ताकि वो उसी हिसाब से आगे बढ़ सके, लेकिन वीर उन सोल्जर से बिल्कुल उल्टा कर रहा था। वीर स्टार्टिंग से बहुत ज्यादा फास्ट होता है। इसे देखकर एक सोल्जर बोलता है, आखिर वो कर क्या रहा है, अगर वो ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो वो बहुत ही जल्द मुंह के बल नीचे गिर जाएगा। दूसरा सोल्जर बोलता है, एक न्यूबी हमेशा एक न्यूबी रहता है। वीर की परफॉर्मेंस को देखकर वॉइस कैप्टन थोड़े से डिसअपॉइंट होते हैं, क्योंकि उसे पता होता है कि वीर को रूही ने यहाँ पर असाइन करवाया है। वो मन में सोचता है, वो लड़का जिसे रूही ने यहाँ पर असाइन करवाया है अगर वो बस इतना ही कर सकता है तो चौहान फैमिली के साथ मेरी अच्छी दोस्ती होने के बावजूद भी मैं उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करूंगा। और फिर हम वीर को देखते हैं जो उसी स्पीड से उन मेटल की दीवारों को पार कर रहा होता है और वो लेवल 10 की स्प्रिंट को भी पार कर लेता है। वीर को देखकर कुक हाउस के सभी सोल्जर एक्साइटेड हो जाते हैं और वो वीर को चीयर करने लगते हैं। वीर बहुत ही स्पीड से आगे बढ़ते हुए स्प्रिंट की आखिरी वॉल को भी पार कर लेता है और उस डिवाइस प्रिंट से बाहर आ जाता है। वीर के बाहर आते ही सभी सोल्जर वीर के लिए चीयर करने लगते हैं। क्यू चैंग भागकर वीर के पास जाता है और वीर से बोलता है, भाई तुमने तो कमाल कर दिया, ये कोई ट्रेनिंग नहीं थी, ये तो एक शो था। वीर को देखकर वॉइस कैप्टन चैन डायरेक्टर जाओपिंग से बोलता है, ये न्यू बी रिक्रूट इतना भी बुरा नहीं है। डायरेक्टर जाओपिंग उससे कहता है, इस लड़के का कमाल का टैलेंट है, जैसा इसका टैलेंट ऐसे कुक हाउस में नहीं होना चाहिए। वॉइस कैप्टन वीर के पास आकर उसे एक एस क्लास लाइसेंस देते हुए बोलता है, ये लो यंग मैन, ये इवॉल्वर लेवल का एस क्लास लाइसेंस अब तुम्हारा हुआ। वैसे तुम्हारे मूवमेंट सच में बहुत ज्यादा कमाल के थे, क्या तुमने पहले भी इसे प्रैक्टिस किया हुआ है? वॉइस कैप्टन चैन मन में सोच रहे होते हैं, इस डिवाइस प्रिंट में फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग के अलावा डिसीजन लेने की क्षमता और सही मौके के ऊपर रिएक्शन करने की ट्रेनिंग होती है। इस लड़के के रिफ्लेक्शन सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। वीर वॉइस कैप्टन चैन को सलूट करते हुए उससे बोलते हैं, हाँ वॉइस कैप्टन, मैंने पहले भी इसकी प्रैक्टिस की हुई है। ये डिवाइस प्रिंट ब्लैक हॉक मिलिट्री एकेडमी के प्रोफेसर द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट में से एक है और मैं उन्हीं का स्टूडेंट हूँ और इस सिस्टम के टेस्टिंग में से भी एक हूँ। ये सुनकर वॉइस कैप्टन चैन वीर के कंधे के ऊपर हाथ रखकर बोलते हैं, वाओ तुम तो एक फेमस टीचर के स्टूडेंट हो, अगर ऐसा है तो फिर क्यों ना तुम इस डिवाइस प्रिंट के बारे में हम सभी को बताओ। फिर वीर उन सभी को डिवाइस प्रिंट के बारे में बता देता है। वीर की बातें सुनकर वहाँ पर सभी लोग वीर की तारीफ करने लगते हैं। तेज वीर को देखते हुए गुस्से से मन में सोचता है, ये तो बहुत बड़ा बेवकूफ है, इसने अपनी पूरी स्ट्रेंथ पहले ही दिखा दी है, तुम जितना शो ऑफ करना चाहते हो उतना कर लो, तुम उतना ही जल्दी मरोगे। इसके बाद वीर हाइपर जीनाट खरीदने के लिए स्टोरेज ऑफिस आ जाता है। और भाई लोग, मैंने पहले तुम्हें बताया था कि एक बंदा एक ही हाइपर जीनाट को प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, कोई भी बंदा जितनी चाहे उतनी हाइपर जीनाट को प्रैक्टिस कर सकता है। वीर के सामने 4-5 हाइपर जीनाट रखी होती है। वीर उनको देखते हुए जाओपिंग से बोलता है, क्या डफन में इवॉल्वर लेवल की एस क्लास इतनी हाइपर जीनाट है? जाओपिंग वीर से कहते हैं, हाँ यहाँ पर बस इतनी हाइपर जीनाट है, क्योंकि ये कोई सेंट हॉल नहीं है जहाँ पर बहुत सारी हाइपर जीनाट होती हैं। ये सुनकर वीर मन में सोचता है, अगर मुझे पता होता कि मैं डफने में असाइन होने वाला हूँ और डफने में असाइन होने के बाद मेरे पास सेंट हॉल का एक्सेस नहीं रहेगा तो मैं यहाँ पर आने से पहले ही इवॉल्वर लेवल की कुछ हाइपर जीनाट खरीद लेता। जाओपिंग वीर को एक हाइपर जीनाट के बारे में बताता है जिसका नाम माइक्रो क्रिस्टल होता है। जाओपिंग वीर को बताता है, इस हाइपर जीनाट को एलायंस ने क्रिस्टलाइजर के अवशेषों को ढूंढने के लिए तैयार किया है और इसे नॉर्मल एस क्लास लाइसेंस से
से नहीं खरीदा जा सकता। ये हाइपर जीनाट एक इंसान की पूरी बॉडी को बदल देती है। ये इंसान के बॉडी सेल को माइक्रो क्रिस्टल में बदल देती है और अगर कोई इंसान इस हाइपर जीनाट को अच्छे से प्रैक्टिस करे तो उस इंसान की पूरी बॉडी क्रिस्टल में बदल जाती है। उसके बाद कोई भी वेपन इस हाइपर जीनाट को यूज करने वाले को चोट नहीं पहुंचा सकता और ये हाइपर जीनाट क्रिस्टलाइजर रूलिंग के विनाशकारी वेपन्स को भी ब्लॉक कर सकती है। लेकिन इस हाइपर जीनाट को प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। आमतौर पर इसमें छोटी सी कामयाबी हासिल करने के लिए हमें इस हाइपर जीनाट को 10 से 20 साल प्रैक्टिस करनी पड़ती है। एक्सपर्ट को छोड़कर ग्रुप में क्रिस्टलाइजर की रूल्स की स्टडी करने वाले कुछ ही एक्सपर्ट इसे चुनते हैं। वीर ये सब कुछ सुनकर उस हाइपर जीनाट की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, ठीक है फिर मैं इस माइक्रो क्रिस्टल हाइपर जीनाट को खरीदना चाहता हूँ। ये देखकर जाओपिंग बोलते हैं, क्या तुम सच में इस हाइपर जीनाट को लेना चाहते हो? वीर उससे कहते हैं, हाँ मैं सच में इस हाइपर जीनाट को लेना चाहता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि हितेश बाहर खड़ा होकर इन लोगों को देख रहा होता है। वो मन में बोलता है, ये वीर तो बहुत बड़ा बेवकूफ है। ऐसी हाइपर जीनाट खरीदने का क्या फायदा जिसे हम 3-4 सालों में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ये इस हाइपर जीनाट को कभी यूज ही नहीं कर पाएगा। इसके बाद हम डफने के हॉस्टल में वीर के रूम का सीन देखते हैं, जहाँ पर वीर को माइक्रो क्रिस्टल के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लगने के बाद वीर माइक्रो क्रिस्टल के लिए डिजाइन की गई जिन फ्लूइड की बोतल को निकाल के उसे पी जाता है और माइक्रो क्रिस्टल की प्रैक्टिस शुरू कर देता है। वीर बोलते हैं, इस माइक्रो क्रिस्टल के ट्यूटोरियल के अकॉर्डिंग अगर ये स्टार्टिंग में ही हमारी बॉडी के सेल में रिएक्शन को ट्रिगर कर देता है तो इसका मतलब ये है कि हमारी फिजिक इस माइक्रो क्रिस्टल को प्रैक्टिस करने के लिए बिल्कुल सही है और हम बाकी नॉर्मल लोगों से इसे आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीर माइक्रो क्रिस्टल की प्रैक्टिस कर ही रहा होता है और तभी उसके शरीर में जेड स्किन एक्टिव हो जाती है और वो माइक्रो क्रिस्टल को फॉलो करते हुए उसे निकल जाती है और फिर माइक्रो क्रिस्टल जेड स्किन की एक ठंडक का हिस्सा बन जाती है। ये देखकर वीर हैरानी से बोलता है, आखिर ये क्या हो रहा है? जेड स्किन अपने आप एक्टिव कैसे हो गई? और तभी वीर को बहुत ज्यादा ठंड लगने लगती है जिससे वीर कांपने लग जाता है। वीर वहीं पर बिस्तर पर गिर जाता है। वीर बोलता है, मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है लेकिन मैं सो नहीं सकता, मुझे डर है अगर मैं सो गया तो फिर मैं कभी नहीं उठ पाऊंगा। वीर एक कपड़े में लिपट जाता है और वीर अभी भी ठंड के मारे कांप रहा होता है। वीर बोलते हैं, मुझे अभी भी ठंड लग रही है, क्या इस कमरे का ऑटोमेटिकली टेम्परेचर कंट्रोल मशीन खराब हो गई है? भगवान क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? और तभी वीर के माइंड में एक ख्याल आता है। वीर बोलते हैं, आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? टेम्परेचर कंट्रोल मशीन में कोई भी चेंज ना होना, इसका मतलब ये है कि इस कमरे का टेम्परेचर एक्चुअल में कम नहीं हुआ है बल्कि मुझे ही ठंड लग रही है। ये बस एक इल्यूजन है। वीर खुद को यकीन दिलाते हुए बोलता है, वीर तुझे ठंड नहीं लग रही है, ये बस तेरे मन का वहम है। वीर खुद को कितना ही दिलासा क्यों ना दे रहा हो, वीर को अभी भी बहुत ज्यादा ठंड लग रही होती है और तभी वीर को ठंड लगना बंद हो जाती है और वीर को काफी अच्छा कंफर्टेबल फील होने लगता है। वीर बोलता है, कुछ भी हो जाए मुझे सोना नहीं है। वीर ये बोलते बोलते वहीं पे सो जाता है। वीर काफी टाइम सोने के बाद एकदम हैरानी से उठता है और वो उठकर बैठ जाता है। वीर बोलते है, क्या मैं नहीं मरा हूँ? ये बोलकर वीर खुद को एक जोरदार चाटा मारता है। दर्द का एहसास होते ही वीर बोलता है, मुझे दर्द हो रहा है, मैं सच में नहीं मरा हूँ, मुझे अपनी बॉडी में कुछ अलग सा फील हो रहा है, हालांकि मैं ये बता नहीं सकता कि ये एहसास कैसा है। ये बोलकर वीर जेट स्किन की प्रैक्टिस शुरू कर देता है। वीर जैसे ही जेट स्किन की प्रैक्टिस शुरू करता है उसके हाथ बर्फ की तरह ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। ये देखकर वीर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वीर बोलते हैं, फाइनली मैंने जेट स्किन में पहला ब्रेक थ्रू कर ही लिया, मैं काफी टाइम से यहीं पे अटका हुआ था। और फिर वीर जेट स्किन की प्रैक्टिस करना बंद कर देता है जिससे वीर नॉर्मल हो जाता है। वीर आईने में अपनी शक्ल देखते हुए बोलता है, मेरी शक्ल पहले से काफी ज्यादा स्मूथ हो गई है। और क्या ऐसा हो सकता है कि माइक्रो क्रिस्टल ने जेट स्किन की प्रैक्टिस को प्रमोट कर दिया है? इसके बाद वीर जैसे ही माइक्रो क्रिस्टल हाइपर जीनाट को अपनी बॉडी में रन करता है तो वीर की पूरी बॉडी क्रिस्टल में बदल जाती है, जिसे देखकर वीर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है क्योंकि वीर माइक्रो क्रिस्टल को प्रैक्टिस करने में कामयाब हो जाता है। वीर बोलते हैं, मुझे लगता है माइक्रो क्रिस्टल जेट स्किन का एक हिस्सा है। इसके बाद वीर माइक्रो क्रिस्टल की प्रैक्टिस करना बंद कर देता है जिससे वीर का शरीर नॉर्मल हो जाता है। वीर खुश होकर बोलता है, मुझे लगता है भगवान मेरी बहुत ही अच्छे से देखभाल कर रहा है। माइक्रो क्रिस्टल को प्रैक्टिस करने के लिए दूसरे लोगों को 10 से 20 साल लगते हैं लेकिन मैंने इसे ऐसे ही प्रैक्टिस कर लिया। इसके बाद वीर टेलीपोर्ट होकर मुराक प्लेनेट उस बर्फ की गुफा में आ जाता है। माही ने वीर की टीम के लिए सभी बंदों को रिक्रूट कर लिया होता है। वहाँ पर मौजूद 80 से 90% बंदों ने वीर की टीम को ज्वाइन किया होता है और वीर की टीम का नाम लीजन ऑफ गॉडेस होता है। रियांस बोलते हैं, लीजन ऑफ गॉडेस, आखिर ये कैसा नाम है? हमारी टीम में तो 10 लड़कियां भी नहीं है। वीर मन में सोचता है, मुझे जो किंग स्पिरिट बॉडी हासिल हुई है उससे मैं किसी भी स्पिरिट की लॉयल्टी हासिल कर सकता हूँ और फिर मैं स्पिरिट की एक बहुत बड़ी टीम बनाऊंगा और उन सभी को मैं लीड करूंगा। ये सोचकर वीर मन ही मन बहुत ज्यादा खुश होता है। माही वीर से बोलती है, तुम्हें पता है वीर, पहले तो मुझे रिक्रूटमेंट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी लेकिन जब आकेश अंकल ने हमारी टीम को ज्वाइन किया तो उसके पीछे पीछे सभी बंदों ने ज्वाइन कर लिया। इस टीम में बंदों को रिक्रूट करने के लिए आकेश अंकल ने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की है। वैसे वीर अब गॉडेस गैंग बन गई, अब तुम क्या करने वाले हो? वीर माही से कहते हैं, यहाँ पर
पर जितने भी एलियंस की डेड बॉडी पड़ी हुई है उन सभी को पहले खा लेने दो और फिर हम उन सभी को ट्रेन करेंगे और जो बंदे भी बेस्ट होंगे हम उनके साथ स्पिरिट शेल्टर को हासिल करने के लिए जाएंगे। आकेश अंकल वीर से बोलता है, यंग मास्टर वीर, अगर आप कुछ एलियंस का शिकार करना चाहते हैं तो मैं कुछ जगहों के बारे में जानता हूँ जहाँ पर आप कुछ म्यूटेंट एलियंस का शिकार कर सकते हैं। इसके बाद हम आइस सीट का सीन देखते हैं जहाँ पर वीर अपनी टीम के साथ में एलियंस का शिकार करने के लिए आया होता है। वीर गोल्डन शेर की पीठ के ऊपर बैठकर अपने बंदों को एलियंस को शिकार करते हुए देख रहा होता है। वीर मन में सोचता है, ये बंदे जिन एलियंस का शिकार कर रहे हैं इनमें से आधी डेड बॉडी मुझे मिलेगी क्योंकि मैं इस टीम का कैप्टन हूँ। ये कितनी अच्छी बात है। आकेश अंकल वीर से बोलता है, यंग मास्टर वीर, हम इसी एरिया में शिकार करेंगे, हमें आगे चलकर बहुत सारे म्यूटेंट एलियन मिलेंगे। वीर उस दिशा में इशारा करते हुए सभी से बोलता है, चलो सभी लोग उस दिशा में चलते हैं। आकेश अंकल वीर के आगे आगे जाते हुए बोलता है, जब तक यंग मास्टर वीर मुझे ऑर्डर देते रहेंगे मैं उसी दिशा में बढ़ता रहूंगा। इसके बाद ये एपिसोड होता है यहाँ पर एंड।